Hello students, this is Gangesh. Students, we are reading English grammar of class 8th. It is the first chapter, and in first chapter we are learning about part of speech. Okay, so you can see that this is your book, and we have learned so many things. Like we have learned part of speech poem, and after that noun, pronoun, adjective and adverb. We have studied these part, and today we will study about adverb, preposition, conjunction and interjection. So students, आज हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, और जैसा कि आपने पीछे पढ़ ही लिया है, आपने किस तरीके से प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, वर्ब के बारे में देख लिया है। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एडवर्ब के बारे में। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच यूजली क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। अब समझ रहे हैं ना कि एडवर्ब क्या होता है, वो किसको क्वालिफाई करता है, किसके बारे में, मतलब एक तरीके से क्वालिफाई मतलब ये जान लीजिए विशेषता बताता है, ठीक है। मतलब कि कोई काम कैसे हो रहा है, कौन किस जगह पे है, ये आगे आपको पता चलेगा। बट आप ये जान लीजिए कि एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करता है कि इसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड एडवर्ब इटसेल्फ, खुद को भी। देखिए यहाँ पे है द बॉयज़ साउटेड लाउडली। बच्चों ने कैसे शोर मचाया? लाउडली, ठीक है, तेज़ी से शोर मचाया। कैसे शोर मचाया? अगर आपका आंसर द बॉय साउटेड, बच्चों ने चिल्लाया, लेकिन ये तो आपको नहीं पता ना धीरे चिल्लाया, स्लोली या लाउडली या कैसे। तो यहाँ लाउडली से आपको पता चल जा रहा है ना कि किस तरीके से चिल्लाया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो साउट क्या है, यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना एडवर्ब। तो इस वर्ब को, साउट को बता रहा है कि कैसे किया गया। तो यहाँ पे आपको पता चला लाउडली। हियर द एडवर्ब लाउडली क्वालिफाइज द वर्ब साउटेड, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है? लाउडली, जो किसको क्वालिफाई कर रहा है? साउट को, साउटेड को। साउट क्या है? वर्ब है इसमें। दीज ग्रेप्सेस आर वेरी सोर। अब यहाँ पे हियर द एडवर्ब क्वालिफाइज द एडजेक्टिव सोर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि क्या है? वेरी, वेरी ये एडवर्ब हो गया, और एडजेक्टिव क्या हो गया? ये सोर हो गया, ठीक है। तो सोर इट मीन्स कि जैसे अंगूर खट्टे हैं, तो उस सेंस में आप जान लीजिए कि इस किस तरीके से वेरी को भी इसने वो किया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि किस तरीके से आपने एडवर्ब ने एडजेक्टिव को यहाँ क्वालिफाई किया, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है एंड वेरी क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि किस तरीके से वर्ब को कर रहा है, सेकंड आपने देखा किस तरीके से एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब खुद को कैसे क्वालिफाई कर रहा है। दे बिहेव रियली बैडली, ठीक है, दे बिहेव रियली बैडली। तो यहाँ पे बैडली क्योंकि ऑलरेडी एडवर्ब है, उन्होंने कैसा व्यवहार किया? दे बिहेव बैडली, उन्होंने सचमुच बहुत बुरा व्यवहार किया। तो बैडली को कौन क्वालिफाई कर रहा है? रियली, ठीक है। हियर द एडवर्ब रियली क्वालिफाइज द एडवर्ब बैडली, ठीक है। तो रियली ने किसको क्वालिफाई किया? बैडली को। ये बता रहा है कि उन्होंने किस तरीके से, कितना बुरा व्यवहार किया, ठीक है। तो एन एडवर्ब टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर समथिंग हैपन्स, ठीक है। हाउ, व्हेन, वेयर समथिंग हैपन्स। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल में देख लीजिए, क्विकली, नाउ, हियर एंड एट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि कैसे, कब, कहाँ कोई चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में किस तरीके से बताया जाता है। अब यहाँ पे देख ले रहे हैं ना, क्विकली, नाउ, हियर। अब इसके चलिए यूज़ देखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देयर कैन बी 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब कितने काइंड्स ऑफ एडवर्ब हैं देखिए, इससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, कभी कभी हम जो आप सेंटेंस में टाइम यूज़ करते हैं वो कैसे, कहाँ से आते हैं? वो एडवर्ब ऑफ टाइम ही होते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलते सेंटेंस आई मेट हिम 20 मिनट्स एगो, तो वो क्या है? एगो, वो वही है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। बिफोर, ईयरली, लेट, सून, नाउ, देन, डेली, ऑलरेडी, यस्टरडे, नेवर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, हियर, देयर, इन, आउट, एवर, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फॉर, नियर, बैकवर्ड, टूवर्ड। एडवर्ब ऑफ डिग्री,
यहाँ पे देख लीजिए कि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, फर्स्टली, सेकेंडली। एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई काम किस तरीके से होता है, यहाँ पे ये देखेंगे, सो, वेल, इल, हार्ड, फास्ट, स्लोली, सिंसियरली, सर्टेनली। एडवर्ब ऑफ डेनियल और अफर्मेशन, अब्स्योरली, डिनायल एंड अफर्मेशन, जब आपको कोई चीज़ें डिनाई करनी होती है या कोई चीज़ें किसी काम को वो करना होता है, फिक्स करना होता है, तो आप ऐसी चीज़ें करते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, देयर फोर, हैंस, कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, व्हेन, व्हाट, वेयर, वाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ ऑफन, ठीक है। जब इसमें क्वेश्चन पूछना होता है एडवर्ब के साथ, रिलेटिव एडवर्ब, वेयर, वाई, व्हेन। तो ये देख रहे हैं आप एडवर्ब्स हैं, ठीक है। तो एडवर्ब्स को, इसको थोड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है, आप करिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम मिले तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन देख लेते हैं। प्रेपोजिशन इज़ ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन। तो प्रेपोजिशन किसके पहले यूज होते हैं? नाउन एंड प्रोनाउन के पहले। टू शो द प्लेस, प्लेस शो करने के लिए, पोजीशन शो करने के लिए, टाइम शो करने के लिए, मेथड शो करने के लिए। रिलेटिंग टू दैट नाउन और प्रोनाउन, ये आप ये जान लीजिए कि ये तो मान लीजिए ये डेफिनेशन लिखा है, लेकिन आप प्रेपोजिशन ये जान लीजिए कभी कभी होता क्या है कि दो वर्ड के बीच में वो आके इन दोनों वर्ड को लिंक करता है, ठीक है। अब अभी देखिएगा, द बुक वॉज ऑन द टेबल, बुक कहाँ है? बुक ऑन द टेबल है, ठीक है। तो बुक ऑन द टेबल, ठीक है। तो बुक किसके ऊपर है? ऑन द टेबल है। तो आप देख रहे हैं ना ऑन का यूज़ क्या हुआ, इसमें दो यहाँ पे नाउन आ गए और उनको उसने कनेक्ट कर दिया है। आवर स्कूल ओपन्स एट 9 o'clock, स्कूल ओपन एट 9 o'clock, तो ठीक है। तो स्कूल कब ओपन होता है? 9 o'clock पे ओपन होता है। तो दो वर्ड, स्कूल ओपन हो गया, स्कूल हो गया एट 9 o'clock। तो कहीं 9 o'clock और आवर स्कूल को दोनों को इसने लिंक किया। सी वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड ए ट्री, सी कहाँ पे है? वो कहाँ पे है? बिहाइंड, बिहाइंड इसमें प्रेपोजिशन है, ट्री के पीछे है, ठीक है। ही कट द रोप विथ ए शार्प नाइफ, ही इसने क्या किया? किसको कट किया? रोप को, ठीक है। रोप को कट किया किससे? नाइफ से, ठीक है। तो विथ यहाँ पे लगाया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो नाउन के पहले ये आया, ठीक है। और यहाँ पे किस तरीके से आप देख रहे हैं ना कि टाइम के पहले आया, ठीक है, एट। और यहाँ पे देख रहे हैं ट्री के पहले बिहाइंड आया, किस तरीके से। तो ये आप देख रहे हैं ना कि आपको किस तरीके से नाउन एंड प्रोनाउन के पहले आ जा रहा है। द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर द प्रेपोजिशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। नाउन एंड प्रोनाउन कब यूज़ होता है? जब आफ्टर इसके यूज़ होता है, यूज्ड आफ्टर द प्रेपोजिशन, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। देखिए कैसे, इन द टेबल इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन ऑन, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद है द टेबल। यहाँ पे ये देखिए कि प्रेपोजिशन के बाद है द टेबल, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ऐड का क्या हो गया? 9। अब यहाँ पे इस तरीके से हो गया, ये आप पढ़िएगा, फिर ना समझ में आए तो बताइएगा। वी कैन पुट प्रेपोजिशन इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में प्रेपोजिशन को बांटा जा सकता है। सिंपल प्रेपोजिशन मतलब ऐड, बाई, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रो, टिल, अप, विथ, एट्सेट्रा। कंपाउंड प्रेपोजिशन होता है जब कभी सेंटेंस बनाएंगे आप तो लगेगा आपको कंपाउंड सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं। फॉर्म बाई ए प्रीफिक्स एंड प्रेपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रीफिक्स होगा, ठीक है। अब प्रीफिक्स के साथ आप एक प्रेपोजिशन को जोड़ेंगे तो वो कैसे हो जाएगा? प्रीफिक्स में आप देख लीजिए कि प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि किसी वर्ड के आगे कुछ ऐसा लगेगा, बाद में एक वर्ड बन जाएगा, उसकी एक मीनिंग हो जाएगी, ठीक है। अब आउट के साथ ए भी लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस के पहले ए लगा हुआ है, लॉन्ग के पहले ए लगा हुआ है, एमंग के पहले, एमंग तो चलिए वर्ड है ही, राउंड के पहले ए लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख, इनसाइड के पहले IN लगा हुआ है, तो इस तरीके से प्रीफिक्स लगते हैं। अब फ्रेज, प्रेपोजिशन, फ्रेज होता है प्रेपोजिशन का, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ मतलब 2 वर्ड हो गए, तो 2 वर्ड होने के बाद इसे क्या बोलते हैं? फ्रेज, ठीक है।
बाय डिंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, अवे फ्रॉम, तो ये सब क्या हो गया, फ्रेज हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सम ऑफ द मोस्ट यूज प्रेपोजिशन आर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कैसे प्रेपोजिशन है, जैसे टाइम वाला प्रेपोजिशन, एट, ऑन, इन, अनटिल, सिंस, फॉर, बिफोर, ऑफन, ड्यूरिंग, तो ये क्या होता है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ऑफ पोजिशन, एट, ऑन, इन, अंडर, बिहाइंड, अपोजिट, बिटवीन, नियर, इन, फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्लेस और पोजीशन की, ये जब प्लेस से रिलेटेड जगह पे होंगे तो ही लगेगा। अब देखिए इसमें कुछ सिमिलरिटी है, एट टाइम के लिए भी लगेगा, एट प्लेस के लिए भी लगेगा, ठीक है। तो उसमें आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, बट अभी के लिए इतना ही जानिए। अब प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, कभी मूवमेंट आपको शो करना हो तो ये प्रेपोजिशन लगेगा, अप, डाउन, ओवर, थ्रो, अलोंग, अक्रॉस, इनटू, ऑफ, आउट ऑफ, इनटू। यू हैव लर्न द, अब इसके पहले आपने प्रेपोजिशन प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि कंजंक्शन, कंजंक्शन के बारे में आप देख लीजिए। कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइन टू वर्ड, कंजंक्शन क्या है, जो दो शब्दों को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है, सेंटेंस को, सेंटेंसेस को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है। अब यहाँ पे देयर कैन बी टू मेन काइंड ऑफ कंजंक्शन, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, जो इक्वल रैंक के हो, मतलब पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस दोनों बराबर होना चाहिए। इट मीन्स कि दोनों की मीनिंग इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो, ठीक है। कभी कभी होता है क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होगा कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होगा, अपने प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब इक्वल रैंक के होते हैं दो सेंटेंस, तो उसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। नाउन विद नाउन, ठीक है, एक नाउन को जब दूसरे नाउन से जोड़ना होगा, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से, फ्रेज को फ्रेज से, सेंटेंस को सेंटेंस से। योर ब्रदर और सिस्टर, अब देखिए ब्रदर और सिस्टर, तो इसके बाद इसमें और लग गया, तो ये आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वर्कड एंड प्लेड, तो इसमें एंड लगा दिया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वर्क भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि एक्शन वर्ब है और प्लेड भी यहाँ पे वर्ब है, तो उसको एंड से जोड़ दिया, तो इक्वल रैंक हुए कि नहीं। सैड एंड होपफुल, यहाँ पे क्या हुआ कि सैड भी एडजेक्टिव है, होपफुल भी एडजेक्टिव है, फिर दोनों जब इक्वल रैंक के हो गए तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट लग गया। लाउडली एंड एंगरली, तो यहाँ पे एडवर्ब हो गया, लाउडली भी और एंगरली ये भी हो गया, तो समझ रहे ना, एंग्रीली, तो यहाँ पे एंड लगा दिया इक्वल रैंक होने के। हैप्पी विथ यू बट एंग्री विद मी, तो यहाँ पे जब इक्वल हो गया फ्रेज, हैप्पी विद यू, एंग्री विद मी, तो यहाँ पे इक्वल रैंक है तो बट लगा दिया। वर्क हार्ड ही फेल्ड, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि वर्क हार्ड भी यहाँ पे क्या हो गया कि वर्ब हो गया और ही फेल्ड भी वर्ब हो गया, इक्वल रैंक के हो गया, ठीक है। तो सेंटेंस विद सेंटेंस, दोनों सेंटेंस इक्वल रैंक के हैं, तो यहाँ पे येट लगा दिया। तो इस तरीके से आप देख दे, द चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज, एंड, बट, फॉर, और, नॉर, येट, सो, तो ये चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, जो मैंने पहले बताया, ज्वाइन ए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज टू इट्स प्रिंसिपल क्लॉज, ये अपने प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ते हैं तभी इनकी मीनिंग क्लियर होती है, ठीक है। टू टेल वेयर ही लिव्स, बताओ कहाँ वो रहता है, ठीक है। टू टेल मी, तो यहाँ पे तो कुछ क्लियर नहीं हुआ, बट ये अपने प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ा, ही लिव्स, तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, अपने प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट है। आई डोंट थिंक इफ़ ही वुड पास, ठीक। अब यहाँ पे इफ़ जिसके साथ लग गया वो आपका क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसके साथ लग गया ये वो जान लीजिए कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वही है, ठीक है। आई नो वाई, अब वाई इसमें लग गया तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। व्हेन, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है बाद वाला, तो ये देख रहे हैं ना कि किस तरह, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इस क्लॉज की मीनिंग जब तक क्लियर नहीं होगी, जब तक ये इस पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। द चीफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आप अब चीफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन है, आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, ऑल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, व्हाइल। अब इसको आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा, ये तो आपको ब्रीफ बताया जा रहा है, आगे आपको क्लियर बताया जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ ऐसे इंटरजेक्शंस हैं, ठीक है। इंटरजेक्शंस में क्या होता है, ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। कभी आप सडनली, कभी एकाएक कुछ अपनी फीलिंग जो रिवील करते हैं, लोगों के सामने बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शंस। इनफैक्ट इंटरजेक्शन इज़ ए मियर साउंड। इंटरजेक्शन क्या है, एक साउंड है। इट स्टैंड अलोन, ये हमेशा अकेले भी रहेगा तो भी मीनिंग क्लियर होगा। इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस के अदर पार्ट से कनेक्ट नहीं होता है। इट थ्रोन इन टू द सेंटेंस टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, ये सेंटेंस में किस लिए डाला जाता है, कुछ सडन फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए। अलास सी कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, ये बहुत दुखी होकर ये वर्ड बोला है, ठीक है। तो ये वर्ड जो है वो क्या है, इंटरजेक्शन। हुर्रा वी हैव वॉन, तो ये खुश होकर बोला है, तो ये क्या है, हमारा इंटरजेक्शंस है। वाओ यू लुक टेरिफिक, तो ये क्या है हमारा, ये एक्साइटमेंट में बोला है, ठीक है। तो ये इंटरजेक्शंस है। द डिश इज़ वेरी डिलीशियस, तो ये भी है। तो ये सब देख रहे हैं ना इंटरजेक्शन के क्या क्या यूज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सडन फीलिंग जब आपको एक्सप्रेस करनी हो, बतानी हो किसी को, तो वो लगाते हैं। अब देखिए सम कॉमन इंटरजेक्शन आर सोशल ग्रीटिंग। यहाँ पे देखिए बॉर्न, ये इस तरीके से ये जो है वोएज, ब्लेस यू, बाय बाय, चीयर्स, तो ये क्या है, हमारी एक सडन फीलिंग सोशल ग्रीटिंग्स की हैं। इसे आप रीड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इमोशनल आउटबर्स्ट हैं, अलास, ब्रेवो, डैम, गी, गुडनेस, गुडी, हुर्रे, तो ये सब क्या है, इमोशनल आउटबर्स्ट है। इसे रीड कीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर कुछ ना समझ में आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।